हेलो दोस्तों, वेलकम टू आनंद्स एकेडमी ऑफ स्टार किड्स। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की ढेरों बधाइयाँ और शुभकामना। अपने परिवार के साथ पूरे मस्ती से झूमते हुए होली का ये पर्व मनाएं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके रिक्वेस्ट पर, आप सभी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर आप ही का एक चहीता क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम चूज़ करके लाया हूँ। पोएम का नाम है एनिमल्स, जिसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। दोस्तों, वॉल्ट विटमैन जो हैं वो इस तरह की कविताएं लिखते हैं जो बहुत ज़्यादा दुख भरी होती है और जिसमें दर्द होता है। ऐसे कविताओं को हम अंग्रेज़ी में एलिजी कहते हैं। एलिजी, ELEGY, एलिजी। तो दोस्तों, और विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम जो लिखी है वॉल्ट विटमैन साहब ने। ये बहुत ही मनमोहक, बहुत ही संवेदनशील है। ये कविता बहुत ही भावपूर्ण है। इसमें भावनात्मक बातें कही गई हैं दोस्तों, इसलिए इस पोएम को बड़े ध्यान से और चाव से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पोएम एनिमल्स। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहले स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. दोस्तों, यहाँ पोइट ने अपनी एक ख्वाहिश, अपनी एक अंदरूनी इच्छा जताने की कोशिश की है। पोइट कहते हैं कि वो जानवरों के प्रति इतने वफ़ादार हो चुके हैं कि वे एनिमल्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें ह्यूमन लाइफ से अब धीरे धीरे करके घृणा होने लगी है। वो ऐसा लाइफ चाहते हैं जिस तरह का लाइफ एनिमल लीड करते हैं। वो चाहते हैं कि काश वो भी जंगलों में जाकर एनिमल्स के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है काम एंड पीसफुल। पोइट जो है वो कहते हैं दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। देखिए, यहाँ पर दे वर्ड का प्रयोग हुआ है। यहाँ दे का मतलब होता है एनिमल्स, क्योंकि पोइट जो है एनिमल्स की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि एनिमल्स प्लेसिड है। प्लेसिड है मतलब बहुत ही शांत, सुशील, काम है और बहुत पीसफुली रहते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि दे आर सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट का मतलब वो अपने आप में ही समाये हुए रहते हैं। उनके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है जो वो दूसरों के साथ शेयर कर सके। वो कभी भी किसी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी जो ज़रूरतों को वो कभी दूसरों के आगे पेश करके दूसरों को बॉदर नहीं करते, दूसरों को परेशान नहीं करते। वो हमेशा एक जगह पर खुद को कन्फाइन करके रखते हैं। दे रिमेन सेल्फ कंटेंट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरह ह्यूमन होते हैं जो हमेशा इच्छाएं और अभिलाषाएं दूसरों के प्रति रखते हैं, उनके तकलीफ़ों को, उनके दर्दों को और उनकी जो चाहना है, जो चाहत है, वो बार बार दूसरों के आगे रखते हैं और अपनी इच्छाओं को दूसरों के साथ प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ जाकर इंटरैक्ट करते हैं। ऐसे में क्या होता है, हम दूसरे व्यक्ति को बार बार ट्रबल देते हैं, सिर्फ अपनी ही तकलीफ़, अपनी ही मजबूरियों को उनके सामने रखते हैं। हम ऐसा करके बहुत ही खुदगर्ज बन जाते हैं। ऐसी खुदगर्जी जो है वो एनिमल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती दोस्तों। इसलिए पोइट को लगता है कि एनिमल्स आर फार सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स। इसलिए वो भी एनिमल के परिवार का ही सदस्य बनना प्रेफर करते हैं, ना कि इंसानों का, ह्यूमंस का।
इसीलिए दोस्तों वो एनिमल्स को एक टुक एक नज़र से तारते रहते हैं, लंबे समय तक देखते रहते हैं, ये इच्छा मन में दबाए हुए कि काश मैं भी उन्हीं के परिवार का सदस्य हो पाता और खुशी खुशी रह पाता। फ्रेंड्स, दूसरे स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. तो गाइस यहाँ पे एक वर्ड आया है वाइन। वाइन का मतलब होता है क्राई एंड कंप्लेन, यानी कि बार बार रोते रहना और घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायतें करते रहना। यहाँ पोइट कहते हैं कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वो रात भर चिंता में पसीने पसीने नहीं होते और अपनी छोटी छोटी कंप्लेंट्स को लेकर शिकायतें नहीं करते, वो दूसरों को परेशान नहीं करते अपनी तकलीफ़ों को दिखा दिखा कर। और आगे वो कहते हैं दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। तो पोइट आगे कहते हैं कि जिस तरह इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, वो पहले तो गलतियां करता है, गुनाह करता है, मिस्टेक्स करता है, उसके बाद उसे अपनी इस मिस्टेक का पछतावा होता है, वो रिपेंट करना चाहता है, वो दूसरों करता है, कोई गलतियां करता है, तब उसे इस बात का एहसास नहीं होता। किंतु सारी गलतियां करने के बाद जब वो रात को सोते वक्त अपने गलतियों को एनालाइज करता है, उनको स्टडी करता है, तो उसे बहुत पछतावा होता है, उसे रिपेंट करना पड़ता है। और इसी रिपेंटेंस की वजह से, इस पछतावे की वजह से वो पूरी रात चैन से सो नहीं पाता दोस्तों। लेकिन ऐसा सिचुएशन एनिमल्स के लाइफ में कभी नहीं होता। एनिमल्स बहुत मासूम होते हैं, वो किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना, नफ़रत की भावना नहीं रखते। वो सब झुंड में रहते हैं, प्यार से रहते हैं और कभी भी एक दूसरे के प्रति गलत सोच, गलत विचार नहीं रखते। इसलिए जब रात को वो लोग सोते हैं तो उन्हें इस बात का पछतावा या मलाल नहीं रहता कि आज उन्होंने कौन सी गलतियाँ की। ये उनकी मासूमियत और उनका भोलापन है जिसकी वजह से उन्हें रात को चैन की नींद मिलती है, जो चैन की नींद इंसानों को आज के युग में मिलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। पोइट फर्दर कहते हैं दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो पोइट फर्दर कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस के मुकाबले बहुत ही सुशील और सेल्फ कंपोज्ड होते हैं, बहुत ही काम होते हैं। वो कभी भी अपने द्वारा किए गए कर्मों को, अच्छे कर्मों को दूसरों के आगे जताते नहीं हैं। जैसे ह्यूमंस होते हैं, अगर वो गॉड को बहुत रेस्पेक्टफुली प्रे करते हैं या गॉड को कुछ बड़ा ऑफ़र करते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, गॉड की प्रेयर करते हैं, गॉड के नाम पर बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, तो वो दूसरों के साथ अपने इस अचीवमेंट को, अपने इस एकम्प्लिशमेंट को शेयर करते हैं। ह्यूमंस के अंदर एक नेचर होती है बोस्टफुलनेस की। वो बहुत ही दिखावा करते हैं। जब भी वो कुछ बड़ा कार्य करते हैं तो वो अपने इस कार्य को, अपने इस ड्यूटी को जो वो निभाते हैं, दूसरों को आगे जताते हैं, उनको सुनाते हैं कि उन्होंने प्रभु के नाम पर, गॉड के नाम पर कितने बड़े बड़े योगदान किए हैं, कितने मंदिर बनाए हैं और क्या क्या गॉड को समर्पित किया है। तो ऐसा नेचर जो है वो एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है।
एनिमल्स कभी भी अपने अचीवमेंट को, अपने एकम्प्लिशमेंट्स को, या जो भी उपलब्धियाँ उन्होंने अपने जीवन काल में पाई हैं, वो दूसरे एनिमल्स के साथ कभी भी शेयर नहीं करते। यही उनकी ह्यूमिलिटी होती है। वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं और कभी भी अपने द्वारा किए गए बड़े अचीवमेंट को दूसरों के साथ सामने प्रकट नहीं करते, जो कि ह्यूमंस का सबसे आम नेचर होता है, जो हम ह्यूमंस में मोस्ट ऑफन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। देखते हैं पोएट क्या कहते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Okay, demented means behaving irrationally due to anger, excitement. Mania means craze. Kneels means to go down by bending the knees. Okay. तो पोएट यहाँ कह रहे हैं नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, यानी कि एनिमल्स में कोई भी एनिमल्स ऐसा नहीं है जो कि असंतुष्ट है या फिर जो अभाव में है। एनिमल्स को जो मिलता है उससे वह संतुष्ट रहते हैं और कभी भी कोई बड़ी चीज़ की कामना वो नहीं करते। और जिस तरह का जो पागलपन इंसानों में दिखती है, इंसान जो होते हैं दे आर डिमेंटेड मतलब कि इंसान बहुत इरेशनली बिहेव करता है, पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। इंसान के अंदर एक तरह का मेनिया होता है। मेनिया का मतलब होता है एक तरह का दीवानापन या फिर एक तरह का जुनून किसी चीज़ को पाने की। तो ये जो मेनिया, जिस प्रकार का जुनून, चाहत किसी वस्तु को पाने की इंसान के अंदर दिखती है, ऐसी चाहत, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन एनिमल्स में कभी नहीं दिखता। ओके, कोई एनिमल्स ऐसा नहीं जो आलीशान जगह पर रहना चाहता हो या आलीशान वस्तु का शौकीन हो। ओके, पोएट फर्दर कहते हैं नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एनिमल्स में कोई ऐसा चलन नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, मैं तेरा बॉस हूँ, तू मेरा एम्प्लॉई है, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा सेवक है। एनिमल वर्ल्ड में सारे एनिमल्स एक पीयर की तरह होते हैं। दे आर एट पार टू वन अनदर, सब एक समान होते हैं। एनिमल वर्ल्ड में कोई बॉस नहीं होता, कोई किंग नहीं होता और कोई सेवक नहीं होता, कोई सर्वेंट नहीं होता। एनिमल्स एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते हैं और इस तरह का जो ट्रीटमेंट है ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलता। ह्यूमंस में क्या होता है, जो बड़े बड़े तबके का होता है, हाई सोसाइटी का होता है, बड़े क्लास को बिलोंग करता है, वो अपना बॉसली एटीट्यूड दिखा कर ही रहता है। और जो छोटे तबके के लोग हैं वो हमेशा उनके आगे झुकते ही रहते हैं, उनको झुककर प्रणाम करते हैं, उनको झुककर उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन एनिमल वर्ल्ड में ना तो कोई किंग होता है और ना ही कोई सर्वेंट होता है। यहाँ मास्टर और सर्वेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ना तो यहाँ एनिमल्स में कोई ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त या रिस्पेक्ट दी जाती है, या फिर और ना ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको बहुत दमन करके दबा के रखा जाता है। एनिमल वर्ल्ड में एनिमल्स अपनी तरह की ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह से फ्री है। एनिमल्स में कभी भी स्लेवरी वाली सिस्टम नहीं होती। ऑल एनिमल्स आर बॉर्न इंडिपेंडेंट। कोई अपने अधीन किसी दूसरे जानवर को रख कर उस पर शासन नहीं करता। ये सारी सिस्टम तो केवल ह्यूमन लाइफ में ही देखने को मिलता है। हजारों वर्ष पूर्व में भी एनिमल वर्ल्ड में कभी भी मालिक और सेवक का ये रिश्ता नहीं देखा गया, और हजारों वर्ष के पश्चात भी आज भी
सभी एनिमल्स साथ साथ मिलकर रहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि एनिमल वर्ल्ड में मास्टर और सर्वेंट जैसा रिश्ता ना तो पहले कभी दिखा, हजारों वर्ष पूर्व भी नहीं देखा गया और आने वाले समय में भी कभी नहीं देखा जाएगा। वो हमेशा मिलकर रहे थे और आगे भी मिलकर रहेंगे और ये सीख हमें उनसे लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। Tokens here means symbols, virtues and qualities. Evince means to show, indicate. तो पोइट यहाँ कहते हैं, दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। एनिमल्स जो हैं वो अपना ये अनूठा रिश्ता, एक प्यारा रिश्ता साथ मिलकर रहने का पोइट को दिखाते हैं और पोइट इससे बहुत प्रभावित होते हैं और इस तरह प्रभावित होते हैं कि वो भी एनिमल वर्ल्ड को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ एंड दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। जो एनिमल्स है उनके अंदर जो टोकन्स है, यानी कि जो क्वालिटीज़ हैं, जो वर्चूज़ हैं, जो गुणों का जो प्रतीक एनिमल्स में मुझे दिखता है, वो कभी ह्यूमंस के अंदर हुआ करती थी। ये सारे जो गुण हैं, ये सारे जो वर्चूज़ हैं, वो कभी ह्यूमन को नसीब हुआ करता था, लेकिन ह्यूमंस ने कभी इन वर्चूज़ के, इन क्वालिटीज़ को, क्वालिटी ऑफ इनोसेंस, क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, क्वालिटी ऑफ जेनरसिटी, ये जो सारे क्वालिटीज़ कभी ह्यूमंस में हुआ करते थे, आज वो ह्यूमंस में नहीं दिखते। इन सारे क्वालिटीज़ को अब एनिमल्स ने एडॉप्ट कर लिया है। तो वो जो क्वालिटीज़ एविंस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो कभी ह्यूमंस की नेचर हुआ करती थी, ह्यूमंस में व्याप्त क्वालिटीज़ हुआ करती थी, पर ह्यूमंस ने इन सारे क्वालिटीज़ को नकार दिया और आज के दौर में ये मासूमियत, इनोसेंस, काइंडनेस, दया का भावना, ऐसे गुण, ऐसे क्वालिटी जो हैं वो एनिमल्स ने ह्यूमन से अपना लिए हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने कभी भी इन क्वालिटीज़ की कद्र नहीं की। इसलिए ये जो क्वालिटीज़ है वो देखते ही देखते एनिमल्स में पास ऑन हो गई। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली हेयर मीन्स केयरलेसली। तो पोएट ये कहते हैं कि ये जो टोकन्स है, ये जो वर्चूज़ है, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये तो ह्यूमंस को इंडो की गई थी, ह्यूमंस को दिया गया था, लेकिन ह्यूमंस ने उसे नहीं अपनाया और एनिमल्स को पास ऑन कर दिया। ये क्वालिटीज़ एनिमल्स में कब गया और एनिमल्स में ये गुण कब से व्याप्त है, ये ह्यूमंस को पता नहीं है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले जंगलों का भ्रमण करते हुए ह्यूमंस ने अपनी ये जो क्वालिटीज़ हैं जंगलों में ही एबंडन कर दी, उन क्वालिटीज़ को त्याग दिया और एनिमल्स ने इन क्वालिटीज़ को अपना लिया। तो एक तरह से ह्यूमंस ने जंगलों में जाकर इस क्वालिटीज़ को एबंडन कर दिया और एनिमल्स को पास ऑन कर दिया। ये जो काम ह्यूमंस ने किया है, ये नेग्लिजेंटली किया है, केयरलेसली किया है। उसने कभी इन वर्चूज़ की, इन क्वालिटीज़ की महत्वाकांक्षा को नहीं समझा और इसका लाभ एनिमल्स को मिला, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स में देखने को मिले और एनिमल वर्ल्ड एक हैप्पी और पीसफुल वर्ल्ड बन गया। चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस को। इस पोएम में जो पहला पोएटिक डिवाइस हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा राइम स्कीम। तो जहाँ तक राइम स्कीम की बात है, देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम। इस पोएम में
कोई भी राइम स्कीम देखने को नहीं मिलती। द पोएम हैज़ बिन रिटर्न इन फ्री वर्स। द पोएम हैज़ बिन रिटर्न इन फ्री वर्स। इसे फ्री वर्स में लिखा गया है। आप नीचे इस स्टैंजा में देख सकते हैं। स्टैंजा में देखिए लास्ट वर्ड्स क्या है। पहले लाइन पे लास्ट वर्ड्स है विथ, दूसरे पे है कंटेंट, और तीसरे लाइन पे लास्ट वर्ड है लॉन्ग। तो विथ, कंटेंट और लॉन्ग ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी राइम नहीं करते और इनमें कोई म्यूज़िकल सीक्वेंस भी नहीं दिखता। तो इस तरह का जो राइम स्कीम है, ओके, जिसमें कि आप वर्ड्स को राइमिंग करते हुए या फिर वर्ड्स को किसी म्यूज़िकल सीक्वेंस में नहीं पाते, इस तरह से लिखे गए पोएटिक स्कीम को हम लोग कहते हैं फ्री वर्स स्टाइल। तो ये जो स्टैंजा है या फिर कह लें ये जो पोएम है, ये एक फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज़ किया गया है दैट इज़ एनाफोरा। जो डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है वो है आपका एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट विद द सेम वर्ड्स। एनाफोरा में क्या होता है, एनाफोरा में दो या दो से अधिक लाइंस जो हैं वो एक ही तरह के शब्द से शुरू होते हैं। जैसे कि आप नीचे इस स्टैंजा में देख सकते हैं। गौर से देखिए, इस स्टैंजा में आपको हाइलाइटेड वर्ड्स दिखेंगे पहले लाइन पे, दूसरे लाइन पे, तीसरे लाइन पे। ओके, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, फिर दूसरे लाइन पे दे डू नॉट लाई अवेक, फिर तीसरे लाइन पे दे डू नॉट मेक मी। देखिए इस स्टैंजा में कॉमन क्या है, यहाँ पे जितने भी लाइंस स्टार्ट हुए हैं, ओके, वहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो सेम है। जैसे कि दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। तो ऐसे लाइंस जिनमें कि वर्ड्स हर बार रिपीट हो, ओके, ऐसे स्कीम को हम लोग या फिर इस तरह के पोएटिक डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा मतलब टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट विद द सेम वर्ड्स। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक और एनाफोरा का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा इस स्टैंजा में। देखिए यहाँ पर एक और स्टैंजा ऐसा है जहाँ पे एनाफोरा का केस देखा गया है। गौर से देखिए इस स्टैंजा को। इस स्टैंजा में हर लाइन जो स्टार्ट हुआ है वो सेम वर्ड से स्टार्ट हुआ है। नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन। आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन। तो अब एनाफोरा आपको क्लियर हो गया होगा। एनाफोरा मीन्स टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। दो या दो से अधिक जो लाइंस है जो पास पास में होती हैं वो एक ही शब्दों से, एक ही तरह के शब्दों से शुरू होती है। और ऐसे स्कीम को, ऐसे स्टाइल ऑफ राइटिंग को हम लोग कहते हैं एनाफोरा। आई गेस आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो डिवाइस हम इस पोएम में देखते हैं वो डिवाइस है एलिटरेशन। ओके, एलिटरेशन क्या है? व्हेन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जब दो या दो से अधिक पास पास रहने वाले शब्द एक ही तरह के कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड तो आप समझते होंगे। कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड्स हैं जो वॉवेल्स को अगर एक्सक्लूड कर दें। वॉवेल्स में क्या आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू वाले जो वॉवेल साउंड्स हैं उनको जो आप एक्सक्लूड कर देते हैं तो बाकी जो साउंड्स बचते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह का कॉन्सोनेंट साउंड का केस है, यानी कि एलिटरेशन का केस है, और वो आप इस स्टैंजा में क्लियरली देख सकते हैं। मैंने उन वर्ड्स को हाईलाइट करके रखा हुआ है रेड कलर से। देखिए यहाँ पे एलिटरेशन देखा गया है फर्स्ट लाइन पे, वंडर वेयर, वंडर वेयर। दोनों जो वर्ड्स हैं ये व साउंड से शुरू होती हैं, व के उच्चारण से शुरू होती है, वंडर वेयर। ओके, तो इस तरह के जो इंस्टेंसेस हैं जो राइटिंग्स में हम लोग को देखने को मिलती हैं, ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। सो व्हाट इज एन एलिटरेशन? व्हेन टू और मोर कंसेक्यूटिव
words begin with the same consonant sound. ओके, आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी. ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमको एलिटरेशन का एक और स्टैंजा देखने को मिलता है. देखिए, इस स्टैंजा के 5th लाइन को नोट कीजिए, 5वें लाइन को. दे डू नॉट मेक मी सिक, दिखाई दे रहा है, दे डू नॉट मेक मी सिक. इसमें मैंने जो 2 वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से. वो वर्ड्स हैं मेक मी. दोनों वर्ड्स में म अक्षर का उच्चारण है, मतलब म का उच्चारण आपको देखने को मिलता है, मेक मी. तो ये भी क्या होता है, ये भी एलिटरेशन का ही एक केस है. ओके दोस्तों, यहाँ पर ये पोएम आकर ख़त्म होती है और मुझे बताइएगा आपको ये पोएम कैसी लगी और मेरा टीचिंग स्किल आपको कैसा लगा. तो ओके, अलविदा, फिर मिलेंगे. और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अलविदा दोस्तों, खुश रहो.